तीनों ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया था, लेकिन जंजीरों की रफ्तार उनसे भी तेज थी। थोड़े ही समय में उनके शरीर पर खून के निशान दिखने लगे, जिससे उनकी हालत दयनीय लगने लगी। छोटू ने ठंडे चेहरे के साथ हिमान और उसके साथियों की हालत को देखा। भले ही वह अभी मेलुहा के स्तर तक नहीं पहुंचा था, जो आतिशबाज प्राचीन निशान से आकाश को जला और समुद्र को खोल सकता था, लेकिन हिमान के इस दल को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कोई भी प्राचीन निशान की शक्ति को कम नहीं आंकता। हालांकि अतीत का छोटू इसे इतनी आसानी से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। छोटू ने अपने हाथों के सील बदले। अचानक हिमान के चारों ओर घूम रही काली जंजीरें रुक गईं और वे काले गड्ढों में बदल गईं, जिनसे विनाश की शक्ति निकलने लगी। इसने एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, जिसमें हिमान और उसके साथी केंद्र में थे। वे किसी भी दिशा में हिलने में असमर्थ हो गए। तीनों की स्थिति अब हास्यास्पद लग रही थी। सैकड़ों काले भंवर उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। ये भंवर जेल की तरह काम कर रहे थे, जिससे वे जकड़ गए थे। इस अजीब स्थिति ने हिमान के चेहरे पर गुस्सा और डर ला दिया, लेकिन उनकी शक्ति को कितना भी बढ़ाया जाए, वे हिल भी नहीं सके। छोटू ने शांत चेहरे के साथ अब जकड़े गए तीनों की ओर देखा। उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके भीतर का बिजलीधार प्राचीन निशान हवा में उठ गया। वह तेजी से बादलों की ओर बढ़ गया। बिजलीधार प्राचीन निशान के अंदर जाते ही तेजी से गरजने लगे। भयावह गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में फैल गई। छोटू की दाहिनी आंख बिजली की रोशनी से चमक उठी। उसकी ठंडी आवाज पूरी जगह गूंज उठी, जैसे देवताओं का कोई निर्णय सुनाया जा रहा हो। बिजली के विशाल भाले ने धीरे धीरे बादलों से आकार लिया, मानो वह पूरी दुनिया को नष्ट करने का हथियार हो। वह भाला हिमान और उसके साथियों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हिमान और उसके साथी मौत की इस सुगंध को महसूस करते हुए भयभीत चेहरों के साथ इस भाले की ओर देखते रहे। सबसे पहले लालीन उस भाले की चपेट में आया। उसकी आंखों में डर जड़ हो गया और अगले ही क्षण उसका शरीर तेज धमाके के साथ फट गया। काली रोशनी और बिजली की लहरों में उसकी चीखें गायब हो गईं। चेनाब भी जल्द ही उसी भाले की चपेट में आया। बिजली का भाला, जैसे किसी बिजली के देवता का दंड हो, उसे भी खत्म कर गया। तभी हिमान ने चीखते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे पास दो महान प्राचीन निशान हैं। एक दिन तुम्हारा भी दुखद अंत होगा। छोटू ने बिना किसी भाव के अपना हाथ नीचे गिराया और बिजली का भाला हिमान के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। आखिरी क्षण में हिमान ने अपनी जान देने से पहले एक अनोखी तरंग छोड़ी, जो उसके अंतरात्मा का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही वह तरंग अंतरिक्ष में जाने वाली थी, आसमान से गिरी एक विशाल बिजली ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि हिमान की आत्मा खत्म हो गई, लेकिन उसकी अधूरी तरंग अंतरिक्ष में कहीं संदेश लेकर गायब हो गई। छोटू ने गहरी सांस ली। उसकी थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसने इसे दबा लिया। उसने दोनों प्राचीन निशानों को अपने भीतर वापस बुला लिया और खाली जगह को ठंडी नजर से देखा। इस लड़ाई का नतीजा साफ था। हिमान और उसके साथी, जो पिछले पीढ़ी के महान योद्धा माने जाते थे, अब हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। आसमान में, आसमानी बिजली इलाके के ऊपर, कई लोग हवा में तैर रहे थे। आसपास के पहाड़ों और बड़े पेड़ों पर भी भीड़ थी। उनकी निगाहें आसमान में एक विशाल गहरे लाल रंग की कढ़ाई पर टिकी हुई थीं, जो शांतिपूर्वक वहां स्थिर थी। उसे लगातार शक्तिशाली और गर्म शक्ति की लहरें निकल रही थीं। आधा घंटा हो चुका था जब छोटू और हिमान के तीनों साथी उस कढ़ाई के अंदर गए थे, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया था। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा था। वे जानने को उत्सुक थे कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहा। लभांत दल के एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कढ़ाई को देखते हुए हल्के से कहा, इतना समय हो गया, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं आया। इस पर एक अन्य योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, मिराज दल के तीनों योद्धा बेहद ताकतवर हैं। वे शायद महाप्राण रैंक की शुरुआती सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि यह मुकाबला एक के बनाम एक होता, तो शायद हम में से कोई भी उनमें से किसी एक को भी हरा नहीं पाता। अब जब वे तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो भले ही ध्रुव बहुत ताकतवर हो, लेकिन उनके खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने लियाना की ओर देखते हुए कहा, अगर हम उनके साथ होते तो ध्रुव को हराना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। ये एपिसोड S2 सुपर योद्धा PFM से लिया गया है। सभी लोग S2 सुपर योद्धा PFM को ज्वाइन कर लो। बातों पर कोई जवाब नहीं। ये एपिसोड S2 सुपर योद्धा PFM से लिया गया है। सभी लोग S2 सुपर योद्धा PFM को ज्वाइन कर लो। लेकिन उनकी तेज इंद्रियों ने
छोटू के शरीर से निकलती एक ऐसी खतरनाक भावना को महसूस किया जिसने उनके भीतर एक ठंडक पैदा कर दी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह भावना किससे आ रही थी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति पर भरोसा था। इसी कारण उन्होंने अंतिम समय पर लभांत दल को छोटू पर हमला करने से रोक दिया। आखिरकार लंबे समय से शांत उस कढ़ाई से अचानक एक आवाज निकली। यह सुनते ही सभी की आंखें कढ़ाई पर टेक गईं। वहां से एक लाल रोशनी निकलकर आसमान में फैल गई। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच कढ़ाई से अचानक एक पतला शरीर बाहर निकला। सभी की निगाहें उस आकृति पर टिक गईं। वह एक दुबला पतला लड़का था। उसकी जवान शक्ल पर कोई तीखी आभा नहीं थी, लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति के प्रकट होते ही सभी स्तब्ध रह गए। आश्चर्य की लहर सभी चेहरों पर साफ दिखी। इस युवक का सही सलामत बाहर आना इस बात का संकेत था कि क्या हुआ होगा। ध्रुव भैया, एकरा, जो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खुशी से चिल्लाई। वह तुरंत उसके पास पहुंची और कढ़ाई की ओर देखकर हैरान होकर बोली, वे तीनों कहाँ हैं? मैंने उन्हें खत्म कर दिया। छोटू मुस्कुराया। उसकी मुस्कान शांत लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने पूरी आसमानी बिजली इलाके को स्तब्ध कर दिया। वहां मौजूद लोग घबराहट में निगलते दिखे। यह नतीजा सभी की उम्मीदों से परे था। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि हिमान के दल की ताकत क्या थी। उनकी नजर में भले ही छोटू कितना भी ताकतवर हो, वह अधिकतम उनके खिलाफ बराबरी कर सकता था। उन्हें हराना लगभग असंभव था, लेकिन जो असंभव लग रहा था वह अब उनकी आंखों के सामने था। यह सदमा शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पूरी आसमानी बिजली इलाके पर सन्नाटा छा गया। जो लोग पहले छोटू के खजाने पर नजरें गड़ाए बैठे थे, अब उनके मन का लालच कम हो गया। उन्होंने उस युवक की तरफ देखा जिसकी शांत मुस्कान के पीछे एक ऐसा क्रूर योद्धा छिपा था जिसने केवल आधे दिन में 5 महाप्राण रैंक योद्धाओं को खत्म कर दिया था। लभांत दल के मध्य आयु वर्ग के योद्धा भी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर डर का भाव साफ झलक रहा था। कुछ क्षणों बाद उनकी आंखों में गहरी आशंका और भय उभर आया। तभी लियाना ने गहरी सांस लेते हुए हल्के से कहा, क्या अब भी तुम मेरे शब्दों पर शक कर रहे हो? उनके बोलते समय उनका उठता गिरता वक्ष उनकी गंभीरता को दर्शा रहा था। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति का गला थोड़ा सूख गया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और पास खड़े अन्य शुरुआती महाप्राण रैंक के योद्धा से नजरें मिलाईं। दोनों की आंखों में छुपा झटका साफ झलक रहा था। वे तीनों योद्धा शुरुआती महाप्राण रैंक की उच्चतम सीमा तक पहुंच चुके थे। अगर वे साथ मिलकर लड़ते तो शायद वे उन्नत महाप्राण रैंक के योद्धा का भी मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने हराया जो अभी केवल महारथी परमजीव रैंक पर था। आखिर छोटू ने ऐसी कौन सी खतरनाक तकनीकें इस्तेमाल की थीं? तभी लियाना ने धीरे से कहा, हमें भविष्य में ध्रुव से उलझने से बचना चाहिए। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। छोटू की ताकत ने साबित कर दिया था कि वह न केवल युवा योद्धाओं को बल्कि पुराने योद्धाओं को भी पछाड़ सकता है। वह शायद दैत्यों के सागर के लिस्ट में शीर्ष 10 में जगह बना सकता था। अगर इतने संभावनाशील व्यक्ति को खत्म करना संभव न हो तो उसे दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से बेहतर है। छोटू ने आसमान में हवा में तैरते हुए अपनी बांह लहराई। इसके साथ ही ज्वाला कड़ाही लाल रोशनी में बदलकर उसके शरीर में समा गई। इसके बाद उसने मुड़कर वहां मौजूद योद्धाओं पर निगाह डाली। उनकी शांत निगाहों के सामने कोई भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी ने अपनी नजरें झुका लीं। तभी छोटू ने हंसते हुए शांत स्वर में पूछा, तो क्या अब और भी कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है? यह सुनकर कुछ योद्धाओं ने हंसते हुए अपनी लालच दबा ली। उन्होंने छोटू की ताकत का प्रदर्शन देख लिया था और अब वे समझ गए थे कि वे उससे मुकाबला नहीं कर सकते। छोटू ने यह देखकर अपने हाथ नीचे कर लिए। उन्होंने सोचा कि जो डर उन्होंने पैदा किया था वह काफी था। यही वह चाहते थे, वरना इतने सारे विरोधियों से निपटने के लिए उन्हें पीछे हटकर छिपना पड़ता। नीचे से एक मधुर और दिलकश आवाज आई। इसके बाद लियाना अपनी टोली के साथ हवा में उठी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ध्रुव, तुम वाकई चौंकाने वाले हैं। अगर हमारी लभांत दल ने आपको किसी तरह नाराज किया हो तो हम माफी मांगते हैं। लियाना बेहद खूबसूरत थीं और उनकी मुस्कान किसी भी गुस्से को शांत करने का जादू रखती थी। छोटू ने उनकी ओर देखा। उनकी खूबसूरती ने एक पल के लिए उसका दिल जरूर धड़काया, लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो लियाना? मैं इतना भी तंग दिल नहीं हूं। जो हुआ वह सब एक गलत फहमी थी। अब सब ठीक है।
हालांकि लियाना काफी आकर्षक थीं, लेकिन छोटू का दृढ़ स्वभाव प्रभावित नहीं हुआ। वह लभांत दल जैसे बड़े गुट को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मुस्कान के साथ सुलह करना ही बेहतर समझा। हालांकि वह यह भी जानता था कि इस रिश्ते को और गहरा करना संभव नहीं था। ये एपिसोड लियाना एस ने टू छोटू के सुपर ठंडे योद्धा स्वर को पी भांप एफएम लिया। से लिया गया है। वह समझ सभी गई कि लोग उनके एस पिछले टू सुपर व्यवहार ने योद्धा पी छोटू पर एफएम को गलत ज्वाइन प्रभाव कर डाला लो। था। हालांकि ये वह एपिसोड रिश्ते एस टू खराब नहीं सुपर करना योद्धा चाहती पी थी। एफएम से उसने लिया तुरंत गया है। मुस्कुराते हुए सभी कहा, लोग एस टू ध्रुव सुपर की योद्धा ताकत पी काफी बढ़ एफएम गई को है, ज्वाइन कर लो। इसलिए तुम शायद दैत्यों के सागर के लिस्ट के शीर्ष 10 में जगह बना सकते हैं। अगर तुम अंगार दल के बिजली मुकाबले में हिस्सा लें तो आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। अंगार दल बिजली मुकाबला? छोटू ने इन शब्दों को सुनकर अपनी आंखें संकड़ी कर लीं। फिर लियाना ने आगे बताया, हाँ हाँ, यह एक बड़ा तकनीकों का मुकाबला है जिसे अंगार दल आयोजित करता है। यह दैत्यों के सागर में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि विजेता को बिजलीधार प्राचीन निशान मिलेगा। छोटू ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने मेलुहा द्वारा कही गई बातों को याद किया और समझ गए कि यह भी उनकी योजना का हिस्सा है। उन्हें पता था कि असली बिजलीधार प्राचीन निशान पहले से ही उनके पास है। फिर लियाना ने कहा, अगर तुम्हें रुचि हो तो तुम वहां जाकर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि दैत्यों के सागर के लिस्ट के शीर्ष 10 योद्धा भी वहां पहुंच रहे हैं। ये मुकाबला पूरा क्षेत्र हिला देगा। फिर छोटू ने हल्के स्वर में कहा, अगर समय मिला तो मैं जरूर देखूंगा। लियाना ने छोटू की उदासीनता देकर बातचीत को लंबा नहीं खींचा। कुछ और बातचीत के बाद वह अपनी टोली के साथ चली गईं। बाकी योद्धा भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। छोटू ने आसमान में उड़ते हुए लोगों को देखा और राहत की सांस ली। इस जगह की समस्या आखिरकार खत्म हो गई थी। तभी इकरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ध्रुव भैया, अब आप क्या करेंगे? छोटू ने हंसते हुए उसकी चोटियां खींची और दक्षिण की ओर देखते हुए कहा, जो मेरा है उसे वापस लेने जाऊंगा। उसे पता था कि मेलुहा की योजना क्या थी। वह यह भी जानता था कि अंगार इलाका जल्द ही दैत्यों के सागर का सबसे चर्चित स्थान बनने वाला है। बिजलीधार प्राचीन निशान की खबर कई योद्धाओं को आकर्षित करेगी, साथ ही उन छुपे हुए अंधेरे के गुलाम को भी। लेकिन ऐसा बड़ा आयोजन, वह इसे देखे बिना नहीं रह सकते थे। दूसरी तरफ मिराज दल का विशाल संप्रदाय आज भी उतना ही भव्य और शानदार था। ऊंचाई पर बादलों से घिरा हुआ यह एक भव्य और अलौकिक माहौल बनाता था। आसमान में अनगिनत आकृतियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं और हवा के तेज शोर ने चारों ओर हलचल पैदा कर रखी थी। मिराज दल के भीतर गहराई में एक विशाल हॉल था। हॉल के भीतर अनगिनत सुनहरी रोशनी की बिंदियां टिमटिमा रही थीं। ये मिराज दल के प्रमुख योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई अंतरात्मा की छापें थीं। इन छापों के जरिए मिराज दल यह पता लगा सकता था कि उनके ये प्रमुख योद्धा जीवित हैं या नहीं। यह विशाल हॉल मिराज दल द्वारा कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। वहां लगातार योद्धा तैनात रहते थे जिनका काम इन अंतरात्मा की छापों में किसी भी बदलाव पर नजर रखना था। हॉल के केंद्र के पास 3 सुनहरी रोशनी के समूह तैर रहे थे। इनसे निकलने वाली तरंगें यह संकेत दे रही थीं कि इनके स्वामी काफी शक्तिशाली थे। कुछ मिराज दल के योद्धा हॉल में धीरे धीरे चलते हुए इन छापों का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक वे रुक गए। उन्होंने संदेह भरी नजरों से उन 3 सुनहरी रोशनी के समूहों की ओर देखा। उनकी आंखों में जल्दी ही हैरानी झलकने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन समूहों में दरारें दिखाई देने लगी थीं। वो तीनों सुनहरी रोशनी के समूह अचानक फट गए। उसी समय एक दहशत भरी आवाज सुनाई देने लगी, ध्रुव, ध्रुव रायजादा, उसने हमें। लेकिन तभी वह डरावनी आवाज अचानक रुक गई। लेकिन उस आवाज में जो डर और निराशा छिपा था, उसने हॉल में मौजूद मिराज दल के योद्धा के चेहरों को सफेद कर दिया। तभी वहां मौजूद योद्धाओं ने कहा, ये तो राजकीय आर्यमान की टीम की अंतरात्मा की छापें थीं। जल्दी से लीडर को सूचना दो।